नमस्कार किसान भाइयों, खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह के साथ हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में आगे है। आज किसी भी क्षेत्र की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी और उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। किसान भाइयों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं महिलाओं के विषय में क्यों बात कर रही हूँ। क्या आज महिला दिवस है? जी नहीं किसान भाइयों, आज कोई ऐसा दिन नहीं है जिसके हम महिलाओं के विषय में बात करें। लेकिन आज हमारे कार्यक्रम के अंक का ये विषय है कि महिलाओं की कृषि क्षेत्र में क्या भागीदारी है। जी हाँ किसान भाइयों, आज का यही विषय है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी समय हो चला है खबरें खेती और मंडी भाव का। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। मंडियों में ई अनुज्ञा चालू होगी। चने की फसल से अधिक उत्पादन लें। गुलाब को उकटा रोग से बचाएं। रबी फसलों में जल प्रबंधन और यूरिया का सही उपयोग करें। प्रदेश की मंडियों में 1 जनवरी 2017 से ई अनुज्ञा पत्र जारी किए जाएंगे। इस संबंध में नवंबर-दिसंबर में तैयारी कर सभी मंडियों को इस कार्य के लिए सक्षम बनाया जाएगा। सभी मंडियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक राकेश श्रीवास्तव ने आंचलिक अधिकारियों की बैठक में ये जानकारी दी। खरीफ फसलों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं की उन्होंने समीक्षा की। श्रीवास्तव ने खरीफ फसलों की मंडियों में आवक होने के पूर्व साफ सफाई, पीने के पानी और 5 रुपए में दिए जाने वाले भोजन की व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडी शुल्क में होने वाले अपवंचन पर प्रभावी रोक लगाई जाए। इसके लिए निरंतर निरीक्षण और औचक निरीक्षण किए जाएं। किसानों को अपने उत्पाद मंडियों में ही बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चने की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए सही समय पर बोनी करें। देर से बुवाई करने पर उपज में कमी आती है। सही जाति के प्रमाणित बीज का उपयोग करें, जिससे अंकुरण अधिक होकर प्रति एकड़ पौधों की संख्या उचित बनी रहे। बीज उपचार करें, जिससे पौध को बीज जनित एवं मृदा जनित बीमारियों से शुरू की अवस्था में ही प्रभावित होने से बचाया जा सके। मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक उपयोग करें, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहे। समय पर पौध परीक्षण करें, जिससे कि कीट एवं बीमारियों को समय पर नियंत्रित किया जा सके। खरपतवारों का समय पर नियंत्रण करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें, जिससे मिट्टी में पहले से रहे कीटों के शंखी एवं अंडों को आदि तेज धूप में नष्ट हो जाएं। इल्ली के बचने के लिए 20 सेंटीमीटर आकार की खूंटी प्रति एकड़ खेत में लगा देनी चाहिए, जो चने की फसल में लगभग 1 फुट ऊंची रहे तथा दाना भरने पर इन खूंटियों को निकाल देना चाहिए। उकटा रोग का प्रकोप होने पर गुलाब के पौधे ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगते हैं। यह रोग मुख्य रूप से काटी छाटी गई शाखाओं की ऊपरी सतह से शुरू होता है तथा शाखाएं भूरे काले रंग की हो जाती है। तत्पश्चात यह रोग शाखा के मुख्य तना तथा तने से जड़ की ओर फैलने लगता है। गंभीर प्रकोप होने पर पौधा मर जाता है। रोग नए पौधे की अपेक्षा पुराने पौधों में अधिक जल्दी और तेजी से फैलता है। इसके प्रबंधन के लिए कटाई छटाई के बाद शाखाओं पर 4 भाग कॉपर कार्बोनेट, 4 भाग रेड लेड तथा 5 भाग अलसी के तेल से अच्छी तरह से मिश्रण बनाकर लेप करें। कार्बेंडाजिम या क्लोरोथेनोनिल का 2 ग्राम प्रति लीटर घोल से मृदा का उपचारित करें। रोगग्रस्त शाखाएं, सूखी टहनियों और मुरझाए हुए फूलों की डंठलों को हटाकर जला दें। कटाई छटाई के 10 दिन तक खाद उर्वरक नहीं दें। रोग रोधी किस्मों का चयन करें। रबी मौसम की प्रमुख फसलों में गेहूं, चना, मसूर, सरसों इत्यादि में क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई करें। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बोनी के 20 से 22 दिनों के बाद शीर्ष जड़ें निकलने की अवस्था में, दूसरी सिंचाई बोनी के 40 से 45 दिनों के बाद कल्ले निकलने की अवस्था में, तीसरी सिंचाई गबोट अवस्था के समय बोनी के 60 से 65 दिनों के बाद करें। चौथी सिंचाई बालियां निकलने के समय बोनी के 80 से 85 दिनों के बाद। पांचवी सिंचाई
फूल आने की अवस्था में और छठी सिंचाई दानों में दूध भरने की अवस्था में करें। कम सिंचाई उपलब्ध होने पर पहली सिंचाई शीर्ष जड़ें निकलने की अवस्था में, दूसरी गबोट अवस्था में एवं तीसरी दानों में दूध भरने की अवस्था में करें। शीर्ष जड़ें निकलने एवं दानों में दूध भरने की अवस्था में अनिवार्य रूप से सिंचाई करना चाहिए। यूरिया का सही उपयोग करें। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि प्राथमिक सहकारी शाख समितियां एवं निजी विक्रेताओं के यहाँ बड़े दाने एवं छोटे दाने वाला यूरिया उपलब्ध है। दोनों ही प्रकार के यूरिया में नित्रजन की मात्रा 46% रहती है और दोनों ही प्रकार के यूरिया द्वारा नत्रजन पौधों को समान मात्रा में एवं समान समय में उपलब्ध होता है। इसलिए बड़े दाने का ही यूरिया उपयोग में लाएं। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब देखिए आप मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मसूर का प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार है। आगर में न्यूनतम भाव 5,000 रहा, वहीं अधिकतम भाव 6,500 रुपये रहा। बड़नगर में न्यूनतम भाव 4,211 रहा, वहीं अधिकतम भाव 5,040 रहा। नीमच में न्यूनतम भाव 4,001 रहा, वहीं अधिकतम भाव 5,200 रुपये रहा। सुजालपुर में न्यूनतम भाव 4,501 रहा, वहीं अधिकतम भाव 5,401 रुपये रहा। आइए अब बात करते हैं सोयाबीन की। बैतूल में सोयाबीन का न्यूनतम भाव 2,527 रहा, वहीं अधिकतम भाव 2,851 रुपये रहा। डिंडोरी में न्यूनतम भाव 2,700 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 2,734 रुपये रहा। काला पीपल में न्यूनतम भाव 2,500 रहा, वहीं अधिकतम भाव 2,900 रुपये रहा। राहतगढ़ में न्यूनतम भाव 2,550 रहा, वहीं अधिकतम भाव 2,950 रहा। आइए अब बात करते हैं सरसों की। अजयगढ़ में सरसों का न्यूनतम भाव 3,795 रहा, वहीं अधिकतम भाव 3,810 रहा। सतना में न्यूनतम भाव 3,600 रहा, वहीं अधिकतम भाव 3,946 रुपये रहा। सागर में न्यूनतम भाव 3,450 रहा, वहीं अधिकतम भाव 3,610 रुपये रहा। नीमच में न्यूनतम भाव 3,941 रहा, वहीं अधिकतम भाव 4,130 रुपये रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, हम चर्चा कर रहे थे महिलाओं की भागीदारी के विषय में। जैसे कि हर क्षेत्र में आज उनकी भागीदारी बहुत आगे है, उसी तरह कृषि क्षेत्र में भी महिलाएं आज पीछे नहीं हैं। आज उनकी भागीदारी से ही कृषि क्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है।
हमारे मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो ढींगरी मशरूम के लिए बहुत अच्छा एक तापक्रम हमारे लिए उपलब्ध करती है, जिससे कि हमारी कृषक महिलाएं घरों में रहकर ही अतिरिक्त आय का एक स्रोत प्राप्त कर सकती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमें पैसा व्यय नहीं करना होता, जबकि कम पैसे खर्च करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है इसके माध्यम से अर्जित कर सकते हैं। और ऐसा एक व्यवसाय जिससे कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना है, आप अपने घर पर रहकर ही इसका उत्पादन कर सकते हैं। हमारे प्रदेश में हम देखते हैं कि गेहूँ प्रमुख फसल के रूप में या धान प्रमुख फसल के रूप में पाई जाती है या उत्पादन होता है। उसके बाद जो हमारे पास भूसा बच रहा है या पुआल बच रहा है, उसी को यदि हमारी कृषक महिलाएं मशरूम उत्पादन के लिए लगाने में उपयोग करती हैं तो काफ़ी हद तक उन्हें फ़ायदा हो सकता है। इसमें आवश्यकता होती है सिर्फ हमें एक भूसे की, दूसरा स्पॉन की, कुछ रसायन जैसे कि हम नोआन है या हम कहें कि फार्मोलिन की आवश्यकता होगी। तो स्पॉन हमको मान्यता प्राप्त संस्था से ही परचेज़ करना चाहिए या ख़रीदना चाहिए, जिससे कि मशरूम या ऑयस्टर मशरूम का जब उत्पादन हो तो उसमें बीमारियां या रोगों की संभावनाएं कम से कम हो और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके। इसके लिए कृषक महिलाओं को बहुत तकनीकी की आवश्यकता नहीं है, बस बहुत कम चीज़ें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना होता है। पहला जो एक मुख्य बिंदु है कि आप अपने घर के जिस कक्ष में मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं उस कक्ष में सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं आना चाहिए। सूर्य का प्रकाश यदि आएगा तो आपके जो मशरूम के बैग हैं उनके ख़राब होने की पूरी संभावनाएं होती है। दूसरा तो आप ये प्रयास करें कि कभी भी जो है पूर्व की तरफ ना हो और जो आपको उत्पादन करना है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है आपका हवा का प्रभाव रहे, जिससे कि आपको हानि या सूर्य का प्रकाश सीधे के सीधे ना आता हो। दूसरा जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि निर्जमीकृत आपका कक्ष होना चाहिए। इसके लिए आपको जो फार्मोलिन है वो कम से कम अपने कक्ष में डाल करके रखें, जिससे कि आप कीट या जीवाणु उस कक्ष में प्रवेश ना कर पाएँ। करना क्या है, तो जैसे आपको 1 किलो जो स्पॉन होता है जिसको कि हम मशरूम का बीज कहते हैं, इसके लिए लगभग आपको 10 बैग इसके माध्यम से तैयार हो सकते हैं। एक जो बैग होता है उसमें 100 ग्राम के आसपास स्पॉन की आवश्यकता पड़ती है और स्पॉन जो है हमको काफ़ी आसानी से 80 से 100 रुपये किलो के आसपास उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा जो इसमें आवश्यकता होती है आपको भूसे की, भूसा जो होता है कि आपको किस तरीके से मशरूम का उत्पादन करना है, भूसा है या आप कह रहे हैं कि धान का पुआल है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके आप बोरों में भर लीजिए और पानी का जो टब है उसमें आप इन बोरों को डाल दीजिए। 200 लीटर का टब है तो कम से कम आपको 120 लीटर के आसपास उसमें पानी आप भरिए और इसमें आप टब में आपने भूसा डाल दिया है। रात भर उस भूसे को फार्मोलिन के पानी के साथ या फार्मोलिन 120 मिलीलीटर के आसपास आपको लेना है और इसमें आप डाल दीजिए। रात भर भूसा जो है वो निर्जमीकृत हो जाएगा। उसके बाद उस भूसे को आप छाए वाले स्थान पे निकाल लीजिए और ऐसा स्थान हो जहाँ पे कि ढलान हो, जिससे कि जो अतिरिक्त पानी है ढलान के माध्यम से निकल जाएगा। फिर आपको आगे ये देखना है कृषक बहनों कि जब आप भूसा को उठा करके देखें तो आप ये देखिए कि उसमें से दबा के हाथ से देखें कि पानी तो कहीं नहीं टपक रहा है या उससे एक जो गेंद का आकार तो नहीं बन रहा है। भूसा ऐसा होना चाहिए जिसमें कि नमी जो है पूरी तरीके से पानी उसमें से ना निकलता हो। इसके बाद 5 किलो की पॉलीथीन को आप लें और उसमें 4 इंच लगभग भूसा भरें और एक मुट्ठी जो कि 25 ग्राम के आसपास स्पॉन होता है उसकी लेयर बना दें। ये बाहर से दिखने पे लगभग वैसी ही दिखेगी जैसे कि चूड़ी आपके हाथ में दिखाई देती है। पुनः 5 से 4 इंच का आप भूसे का लेयर बनाइए। इस तरीके से 3 या 4 लेयर स्पॉन की डालने के बाद आप अंत में भूसा डाल दीजिए और अच्छी तरीके से उस पॉलीथीन का बैग बंद कर दीजिए। आप ध्यान रखिएगा कि 1 किलो सूखा भूसा जो है वो गीला होने के उपरांत लगभग 4 किलो के आसपास हो जाता है। तो कृषक बहन, सारे पॉलीथीन के जो बैग आपने तैयार कर लिए हैं, अब उनमें किसी पतली लकड़ी से या पेन या पेंसिल की सहायता से उसमें अनेक छेद कर दीजिए। पर छेद करते समय ये ध्यान रखें कि छेद स्पॉन के आसपास ना किए गए हों। इन छेदों को करने का मुख्य कारण ये है कि इसमें से जितना भी अतिरिक्त पानी होगा तो निकल जाएगा, इसलिए नीचे की तरफ आप जो है इस पॉलीथीन में ज़रूर छेद करें और चारों तरफ कम से कम 35 से 40 छेद आपको एक पॉलीथीन बैग में कर लेना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि इनको किस तरीके से टांगा जाए। तो आपके पास जो 10 बाय 10 का भी यदि कक्ष उपलब्ध है जिसमें कि या तो बल्लियाँ लगी हुई हैं या लोहे के आपने एंगल लगाए हुए हैं या फिर आप चाहें तो बांस की यदि आपने फ्रेम तैयार करके रखी हुई है, तो इस कक्ष में 10 बाय 10 के कक्ष में आपके 100 बैग काफ़ी आसानी से आ सकते हैं। तो रस्सी को 4 हिस्सों में लेकर के उसमें बीच बीच में आप गठान लगा दीजिए और गठानों के ऊपर जो है आप मशरूम के बैगों को काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं।
इसके बाद आपको क्या करना है बहनों कि एक दिन छोड़ एक दिन आपको जो है नुआन का स्प्रे कम से कम इसमें करते रहें, ताकि कीट का प्रकोप जो है इन पे ना होने पाए। और 10 से 15 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका जो मशरूम के जो बैग आपने लगाए हुए थे लगभग सफ़ेद होने की स्थिति में आ जाते हैं। उसके बाद 1 हफ्ते बाद से ही जो है आपकी मशरूम की फसल आना प्रारंभ हो जाती है, जो कि शुरुआत में पिन हेड्स की तरह दिखाई देते हैं, या हम कहें कि छोटी सी सफ़ेद फूल की कली की तरह दिखाई देती है, और बहुत जल्दी 5 से 7 दिन के अंदर ही जो है एक बड़े फूल के रूप में ये आ जाता है। आपको तुड़ाई इसकी जब करनी है जबकि फूल जो है पुनः जो मशरूम के जो आप अपन कह रहे हैं कि जो मशरूम है जो पीछे की तरफ जो मुड़ने लगे, तो इसको तोड़ने की अवस्था में आ गया है और इसको आपको तुड़ाई कर लेनी है। मशरूम का फ़ायदा इसलिए भी बाज़ार में है क्योंकि एक बैग से आप लगभग 750 या 3 पाव से लेकर के 1 किलोग्राम तक एक बैग से आप मशरूम प्राप्त कर सकते हैं, और इसका बाज़ार मूल्य 120 रुपये के आसपास तक बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है। तो किसान बहनों, बहुत कम पैसे में हम इसका उत्पादन कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पैसा जैसे कि आप 1 रुपये खर्च करके भी 7 से 8 रुपये मशरूम के लिए आप प्राप्त कर सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हम हर बार आपको एक सफल किसान से मिलवाते हैं। आज भी ऐसे ही कृषक से मिलवाते हैं जिन्होंने सूझबूझ और समझदारी के साथ कृषि कार्य किया और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही सफल किसान से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार किसान भाई बहनों, किसानों ने और कृषि वैज्ञानिकों ने मिलकर कृषि के क्षेत्र में एक अपार सफलता प्राप्त की है। हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करते हैं, मौसम कैसा ही हो हरदम मेहनत करते हैं, और उसी के दम पर हमारे देश और प्रदेश के किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही सफल किसान हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। आपका परिचय दें। देवेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम धमर्रा, जिला भोपाल से हूँ, और मैं हमारी 60 एकड़ ज़मीन है भाइयों सहित, जिसे मैं ही कर रहा हूँ पूरा। उसमें हम सोयाबीन, गेहूँ, कुछ जगह में सब्जी और पिछले साल धान की फसल भी हमने लगाई थी। देवेंद्र सिंह जी, हमें हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि आप जो सब्जी पैदा करते हैं उसको आप मार्केट तक लाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको कैसे ताज़ा रखते हैं? सब्जी एक तो हमारी सुबह के टाइम में टूटती है, सुबह के टाइम में टूटती है, जो 12 बजे तक कंप्लीट टूट के तैयार हो जाती है। वो भोपाल आती तो दोपहर में जो नीलाम होती है उसमें चली जाती है, या फिर दिन में शाम के टाइम जो तोड़वाते हैं वो सुबह 4 बजे मंडी लाई जाती है। वो 2 तरीके से, मतलब 2 टाइम में टूटती है हमारी। हाँ, तो वो ताज़ा आती है, वो अच्छी रहती है। और अगर वो बासी, मतलब आप सुबह तोड़ें दूसरे दिन भेजें तो उसका उतना रेट नहीं मिल पाता है। आगे आप और खेती में क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं? बदलाव ये है कि अभी जो है पानी की भी थोड़ी समस्या है, तो उसमें पाइपलाइन गड़वाना, बहुत दूर दूर पाइप ले जाना पड़ते हैं, लंबी ज़मीन है तो पाइपलाइन गड़वाना, थोड़ा पानी की व्यवस्था और सुचारू रूप से करनी है उसमें।
आधुनिक सिंचाई पद्धति से खेती करने में भी लाभ है, इससे पानी कब लगता है और पैदावार अधिक आती है। 2 साल से हमने गेहूं में जो रिल्मा पानी फेरते हैं पलेवा करके वो नहीं करा है, स्प्रिंकलर के द्वारा किया है। तो हम 2 पानी कर पाते थे, 1 कर पाते थे, उस जगह पे हम 4 पानी करते हैं आजकल, इस पूरा स्प्रिंकलर से, रिल्मा पानी नहीं करते। फसल में हमारे उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है, पानी कम लगा, इससे बढ़िया काम हो रहा है। किसान भाइयों, किसी काम को करने के लिए प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रबंधन सही है तो निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। हम इनसे ये जानना चाहेंगे देवेंद्र सिंह जी से कि इनके पास जो 60 एकड़ जमीन है उसका कैसे प्रबंधन करते हैं, उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। नहीं दिनेश जी, ऐसा है कि अब मैं 60 एकड़ जमीन कर रहा हूँ, अकेला मैं उसको नहीं कर पाता, तो उसमें कुछ हम हाली लगाते हैं, काम वाले मजदूर लगाते हैं, कुछ बटिया से भी देते हैं। और सब्जी हम पूरी जगह में नहीं कर सकते, सब्जी हम 5-7 एकड़ में सब्जी लगाते हैं, बाकी सोयाबीन लगाते हैं, धान लगाते हैं। इसके बाद में इस बारिश की फसल हो गई है, इसके बाद में हम गेहूं लगाते हैं, तो वो उससे चलता रहता है। मतलब एक ही नहीं, थोड़ा बटिया से भी करके, मतलब लेबर की हर जगह कमी है और लेबर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐसा करके इससे इस तरह से करते हैं। आपके पास कौन कौन से उन्नत कृषि यंत्र हैं जिनका आप उपयोग करते हैं या किराए से लेते हैं? जी हमारे पास जैसे ट्रैक्टर है, बक्कर, कल्टीवेटर और सीड ड्रिल वगैरह सब है, प्लाऊ है, और बाकी जो रोटोवीडर वगैरह, जो आजकल क्या है कि गेहूं अपन ने जो काटा उसकी नरवाई में आग नहीं लगाना चाहिए, उससे अपने खेत को बहुत नुकसान होता है। तो वो हमने अभी पिछले साल से उसको आग लगाना बंद करके उसमें रोटोवीडर चलाया, तो इससे वो नरवाई के छोटे छोटे टुकड़े वो अपना खाद का काम भी कर रहा है, और जो अपने जीवाणु उसमें हैं मिट्टी में उपजाऊ वो नहीं मर रहे हैं। उससे अब उसका रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन देवेंद्र सिंह जी, एक खास बात और आपसे जानना चाह रहे हैं हम कि आप एक साल में कितनी आपको आमदनी कर लेते हो? आमदनी में ऐसा है कि 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी हमें हो जाती है, ये सब्जी और सब फसल मिला के, और खर्च वगैरह निकाल के इतना पड़ जाता है। सुरक्षित अनाज भंडारण के लिए आप क्या करते हैं? सुरक्षित भंडारण के लिए वैसे तो हम कभी, हमारे पास में वेयर हाउस भी है, जो बीज वगैरह का हम रखते हैं, वेयर हाउस में किराए के में रख देते हैं। वो घर में भी रखते हैं, तो वो टंकियाँ आजकल आती हैं, उनमें बार बार दवाई भी डालते हैं, उस तरीके से उसे सुरक्षित रखा जाता है। पहले क्या था कि मिट्टी की जो बनी रहती थी उनमें रखते थे, तो वो बेकार हो जाता था, घुन लग जाता था पूरा गेहूँ बीज के लिए। तो वेयर हाउस के में भी हम रखते हैं, और घर में टंकियों में भी रखते हैं, जिससे सुरक्षित अनाज रहता है। देवेंद्र सिंह जी, कृषि दर्शन कार्यक्रम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इनसे आप भी प्रेरणा लेंगे और अपने खेतों में ऐसी भरपूर उपज लेंगे। नमस्कार। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1। खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का अंक। हमें उम्मीद है हर अंक की तरह ये अंक भी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी, आप हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। तो किसान भाइयों, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, लेकिन आप हमें ऐसे ही पत्र लिखते रहिए। और यदि पत्र के अलावा आप हमें मेल करना चाहते हैं तो आप हमारा मेल ID लीजिए, कृषि दर्शन भोपाल mp@gmail.com। इसके अलावा आप हमें YouTube पे भी सर्च करके कार्यक्रम देख सकते हैं। तो अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।